जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 15 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, भारत के हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत का कोई भी वनडे और स्टेट पीसेस एग्जाम हो, करंट अफेयर्स आपका यहीं से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं आयरेना, इसको 16वीं महासभा का जो आयोजन है ये कहां पे हुआ? तो 16 जनरल असेंबली इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है, इसका सम्मेलन हुआ अबू धाबी में। और अबू धाबी कहां पर है फ्रेंड्स? यूएई में आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि ये नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है क्या और ये सम्मेलन क्यों किया गया। तो आप यहां पर देखिए, जो आयरेना है इसकी 16वीं महासभा 10 से लेके 12 जनवरी के बीच में 2026 में अबू धाबी यूएई में ये सक्सेसफुली यहां पे संपन्न हो गई है। यहां पे जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इस बात को कमिट किया कि हम इसे बढ़ाएंगे और 2030 तक हम अपनी एनर्जी कैपेसिटी को डबल कर देंगे। जो लगातार अभी यहां पर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसकी जगह पर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बहुत सारे जियोथर्मल एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उस पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो भारत ने भी यहाँ पे अपना जलवा दिखाया। भारत ने पीएम कुसुम परियोजना का प्रदर्शन किया। भारत ने यहाँ पे पीएम कुसुम योजना के बारे में बताया। तो आप यहाँ पे देखिए, इस परियोजना में, पीएम कुसुम योजना में 10 लाख सोलर पंप लगाए गए हैं, इस बात को भारत ने बोला। और 10,200 मेगावाट की बिजली यहां पे जोड़ी गई है। तो ये बात हमने आयरेना पे कही थी। अब देखिए आयरेना है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, जो कि यहां पे जो नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान देती है, जो कभी खत्म नहीं होगी, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, उन ऊर्जा पे ध्यान देती है, ठीक है। और ये 26 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई बॉन, जर्मनी में। तो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल और इसके सहयोग को बढ़ावा देना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अबू धाबी में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसके महानिदेशक हैं फ्रांसिस्को ला कैमरा। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर याद रखिएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए अभी हाल ही में कौन सी थीम को चूज किया है, कौन सी थीम यहां पे चुनी है? तो भारत ने ब्रिक्स 2026 के लिए जो थीम चुनी ये है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपको थीम याद रखनी है। मैं आपको समझाता हूं, हिंदी में भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। देखिए 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है। आप यहां पे तस्वीर में जो देख पा रहे हैं ये ब्रिक्स का लोगो है जो भारत ने बनाया है। इसमें जितने भी ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर हैं उन सभी मेंबर्स को यहां पे कलर से डिनोट किया गया है। तो ब्रिक्स 2026 के लिए भारत ने वेबसाइट लॉन्च करी है, इसकी थीम लॉन्च करी है और इसके लोगों को आप यहां पे देख रहे हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर हुआ? भारत में ये होने वाला है। 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था और इस साल ये भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थीम आप ध्यान में रखिएगा, ये है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो लिखेंगे लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो जो नया ब्रिक्स 2026 है, ये जो लोगो यहां पर आपने देखा है, ये बताता है यूनिटी इन डायवर्सिटी, यानी एकता में विविधता का प्रतीक है ना। इतनी सारी विभिन्नताओं के होने के बाद भी हम एक हैं, ये बात यहाँ पे बताता है। और ये आप भारत के विदेश मंत्री देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने इस लोगो को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो लोगों में आपको यहाँ पे पंखुड़ियां देखने को मिलेंगी। तो इसमें सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग यहाँ पे शामिल किए गए हैं और ये थोड़ा लोटस की तरह दिख रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे आलोचना भी करी कि यहाँ पे बीजेपी वालों ने अपने कमल को यहाँ पे दिखाया है, कमल को यहाँ पे डिनोट किया है। तो भारत इसके पहले भी क्या ब्रिक्स का सम्मेलन कर चुका है, अध्यक्षता कर चुका है? जी हाँ, 12 में, 16 में और 21 में भारत ने प्रेसिडेंसी को भारत ने किया था।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है यह एक इंटरनेशनल समूह है जहां पे इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी एक साथ काम करती है। 2009 रशिया में याकातेरिनबर्ग में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं, इसमें 5 मेंबर और ऐड हो गए हैं। तो 5 मेंबर है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। हाल ही में जो नया मेंबर जुड़ा वो इंडोनेशिया है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बात यहां पे सम्मेलन क्या है दोस्तों, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ COP30, ये कहां पे हुआ? बेलेम, ब्राजील में हुआ। जो G20 शिखर सम्मेलन था वो कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहानसबर्ग में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। SCO सम्मेलन तियानजिन, चाइना में हुआ था। और दोस्तों आज हम 10 मिनट में समिट को पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी सम्मेलन के वीडियो को जरूर देखिएगा जो 10 बजे आने वाला है। 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन ये कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन ये कनानक इस कनाडा में हुआ। जो G7 2026 होने वाला है वो फ्रांस में होगा, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, स्विट्जरलैंड में होगा, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए यहां पर देखते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में किस समझौते को अवैध बताया है? जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने किस एग्रीमेंट को इलीगल बताया है? तो ये जो समझौता है ये चाइना पाकिस्तान के बीच में 1963 का समझौता है, जिसे शक्सगाम घाटी भी हम कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्या है समझौता जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये है सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने इस बात को कहा है कि कश्मीर की जो शक्सगाम घाटी है, अभी मैं मैप में दिखाता हूं, वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता किया गया था, जो कि घाटी अब चाइना के पास चली गई है, ये समझौता पूरी तरीके से इलीगल है। शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है और हम ये चाइना को नहीं दे सकते। तो जनरल द्विवेदी ने इस बात को यहां पे साफ साफ बोला है और कहा है कि चीन यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, हम इसकी पूरी तरीके से आलोचना करते हैं। ये हमारा जमीन है, यहां पे वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, यहां पे विकास नहीं कर सकता। अब आइए दिखाता हूं कि शक्सगाम घाटी है कहां पर। तो आप यहां पे मैप में देख पा रहे हैं, ये है पीओके, ये जो आपको रेड कलर में एरिया दिख रहा है ये शक्सगाम घाटी है जो कि चाइना के अंडर आता है। तो चाइना ने जम्मू कश्मीर के शक्सगाम घाटी में अपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, यानी यहां पे डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब कंस्ट्रक्ट कर रहा है। भारत की आपत्ति को पूरी तरह यहां पे उसने खारिज कर दिया है। भारत ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि हमारा एरिया है, आप यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने इस बात को नहीं माना। तो शक्सगाम वैली है, ये जम्मू कश्मीर में आपको नॉर्थ हिस्से में देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको लोकेशन में अभी समझाई है। तो ये जो क्षेत्र आता है, आप यहां पर देखें तो सबसे ऊपर आपको काराकोरम पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और यहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। तो ये भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर अभी चीन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया था कि शक्सगाम घाटी पर इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था। और 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को खुश करने के लिए ये यहाँ पे चाइना को सौंप दिया था। तो भारत ने समझौते को पूरी तरीके से अवैध बताया है, क्योंकि ये इलाका भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, ये पार्ट है भारत का। तो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के जरिए यहाँ पे एक सड़क बनाई जा रही है जो इसी इलाके से गुजर रही है और भारत इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये रोड मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मिल करके चाइना पाकिस्तान बना रहे और भी देशों को कनेक्ट कर रहे हैं और भारत इसका बिल्कुल से बहुत विरोध कर रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 से स्टार्ट हुआ, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, जहां पे रोड, रेलवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट जैसे बहुत सारे काम यहां पे चल रहे हैं। इसमें $60 बिलियन की टोटल लागत आई है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा।
भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने का फैसला किया है? तो केरल स्टेट का नाम यहां पे बदलने का फैसला किया है, तो ये बीजेपी केरला स्टेट प्रेसिडेंट कौन, इनका नाम क्या है? तो देखिए ये यहां पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। तो राजीव चंद्रशेखर ने यहां पे कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने लेटर लिखा है और कहा है कि स्टेट का ऑफिशियल नाम केरल से केरलम कर देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इसके पीछे इन्होंने कारण भी बताया है, जो केरलन नाम है ये मलयालम भाषा का नाम है और ये स्टेट की कल्चरल आइडेंटिटी को यहाँ पे गहराई से जोड़ता है, इसलिए केरल की जगह से केरलम कहना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो उसे कौन बदल सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो भारत में किसी भी स्टेट का नाम बदलने की जो शक्ति होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है और वो सिंपल मेजॉरिटी से इसे बदल सकता है। अब ये कहां पे लिखा है? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 3 है, वहां पे ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 3 में क्या बात बताई गई है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य किसी भी सीमाओं को बदल सकती है, राज्य किसी को यहाँ पे संसद किसी की सीमाओं को बदल सकती है, संसद किसी राज्य को बांट सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है और किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है। जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पे प्रोसेस है, तो इस संसद में पेश किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे जो भी राज्य जिसका नाम बदलना है उस राज्य से ओपिनियन लिया जाता है कि हम यहाँ पे नाम बदल रहे हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता कि जो ओपिनियन दिया गया है राज्य के द्वारा उससे यहाँ पे सेंटर माने या ना माने, पार्लियामेंट माने ना माने, वो बाध्यकारी नहीं होते। यहाँ पे संसद बिल पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और ये कानून बन जाता है और नाम बदला जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से नाम बदला जा सकता है। देखिए कल मैंने आपसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, फिर आपको मैं वापस से 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल जो पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो कि 1992-93 में स्टार्ट हुआ और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को यह अवार्ड दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए हैं? 1961 से स्टार्ट हुए हैं। तंबाकू पे पूरी तरीके से बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश जिसने तंबाकू पे बैन लगाया था तो ये देश भूटान है। मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। गोदान किसकी रचना है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से फैलती है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका निधन किस तारीख को हुआ है? तो ये फेमस सिंगर है, एक्टर है प्रशांत तमांग। 11 जनवरी 2026 को इनका निधन हो जाता है। तो आप यहाँ पे तस्वीरों में ये फेमस रेनोन्ड सिंगर को देख पा रहे हैं, इनका नाम है प्रशांत तमांग। 11 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में इनके घर पर ही इनका निधन हो जाता है। प्रशांत जो है 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ पे गेन करी एज एन एक्टर भी। तो दार्जिलिंग के रहने वाले तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को हुआ था। अब हाल ही में हुए निधन की भी बात कर लेते हैं। तो मनोज कोठारी कौन थे जिनका निधन हो चुका है? तो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। सुरेश कलमाडी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका निधन हुआ है कविंद्र पुरकायास्थ हैं। ब्रिगिट बार्डाडोट फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका हैं। इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया का निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के साहित्यकार हैं जिनको इस बार का साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहां पे मनाया गया है, या लोहड़ी फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? तो लोहड़ी फेस्टिवल उत्तर भारत में मनाया जाता है। ध्यान में रखें, कहां पे? नॉर्थ इंडिया में। तो लोहड़ी पर्व जो है ये भारत का इंपॉर्टेंट विंटर फेस्टिवल है।
अगर आप ये फेस्टिवल देखें तो दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्योहार तब मनाया जाता है जब सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्म दिन आने वाले होते हैं, लंबे और गर्म दिन आने वाले होते हैं, तब ये लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को मनाते हैं। तो ये दिन क्या होता है, सूर्य जो होता है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, जिसे हम उत्तरायण बोलते हैं। देखिए आप इस प्रकार से देखें, ये सन है और सन के चारों तरफ हमारी धरती रिवॉल्व कर रही होती है। तो जो धरती होती है ये गर्मी में इस प्रकार से झुकी हुई होती है। उत्तर जो इसका धरती का उत्तर वाला हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है और जो दक्षिण वाला हिस्सा सूर्य से दूर रहता है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है कि दक्षिण वाला हिस्सा यहाँ पे इस प्रकार से घूम जाता है और उत्तर में कम सनलाइट आती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी आने लगती, वापस से धरती का जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है, नदन हिस्सा, वो यहाँ पे सूर्य की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास उत्तर में होता है और दक्षिण में ठंडी का एहसास होता है। अब भारत के इंपॉर्टेंट त्योहारों को भी पढ़ लेते हैं। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम केरल में। बिहू असम में। छठ पूजा बिहार यूपी में। बैसाखी पंजाब में। उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में। विशु केरल में। बिहू असम में। गणगौर राजस्थान में और नुआखाई ओडिशा मणिपुर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का हाल ही में समापन हुआ, कहां पर हुआ? तो 25 नंबर की ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल कंपटीशन ये पारादीप बंदरगाह में खत्म हुई है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। देखिए तो 25 नंबर की ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल कंपटीशन ये कहां पर खत्म हुआ है? जयदेव सदन में, जो कि पारादीप पोर्ट में है। तो इसका आयोजन किसने करा था? पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा बंदरगाह खेल नियंत्रण बोर्ड की मदद से किया गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण को बेस्ट प्रदर्शन के लिए यहां पे चैंपियन घोषित किया गया है और मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण यहां पर रनर अप रहा। अब आइए थोड़ा स्टैटिक जीके का तड़का ले लेते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है ये है दीनदयाल, पहले से कांडला कहा जाता था, ये गुजरात में है। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहीं पे एक और है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र में है। मारमागांव गोवा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोचिन केरल में है। टुटीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। फिर यहां पर देखिए पारादीप उड़ीसा में है। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बंदरगाह बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी जो है वो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करिए स्टडी कर एप्लीकेशन और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ई बुक्स में मंथली बुक्स, ईयरली बुक्स और टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके सब मिलेगा। टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगाइए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे 12 महीने का मंथली टेस्ट है। प्रीमियम कोर्सेज में कॉम्बो पैक्स हैं जहां पे 12 महीने का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके टेस्ट आप यहाँ पे लगाओगे। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करना। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू ईयर 900 कूपन कोड यूज करके 3 साल की वैलिडिटी इसके साथ आपको मिलेगा। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक्स, ये सब कुछ आपको प्रीमियम कोर्सेस में मिलेगा। आप 1 साल की कंप्लीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की आप ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस सालाना ईयरली ई बुक भी है जो आपको ई बुक सेक्शन में ही मिलेगा। मंथली बुक्स भी है। आइए देखते हैं 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न। 16 नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हो रहा है? वेयर इज 16th डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ ADMM। तो देखिए नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हो रही है? 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में दिल्ली में।
तो 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और आतंकवाद विरोधी विषय पर ऑर्गेनाइज होने वाली संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण समूह का यहाँ पे सह अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, तो इस बैठक में आसियान और जो पार्टनर जो देश हैं, डायलॉग पार्टनर देश हैं, वो यहाँ पे शामिल होते हैं। तो बैठक में यहाँ पे ये एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे आतंकवाद को रोक सकते हैं आपस में सहयोग को बढ़ाते हुए। आसियान की बात करें हम, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यहाँ पर क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए है। 11 इसमें सदस्य देश हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। हाल ही में जो 11वां सदस्य इसमें शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ते है। भारत क्या आसियान का मेंबर है? भारत नहीं है, लेकिन भारत डायलॉग पार्टनर है। हर मीटिंग में भारत उपस्थित रहता है। जकार्ता इंडोनेशिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसियान जो सम्मेलन होता है वो व्यापार को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और एनवायरमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अगला है मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर पर मनाया गया है? द मकर विरक्कलू फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन सबरमली टेम्पल ऑफ विच स्टेट? तो केरल में मनाया गया। 20 का राइट आंसर होगा। तो केरल के सबरीमाला पहाड़ी मंदिर पर मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया गया है। यह केरल का सबसे ज्यादा होलीस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसमें जो भगवान अयप्पा हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है वो है मकर ज्योति। तो आकाश में दिखने वाला एक दिव्य प्रकाश है जिसे भक्त शुभ संकेत मानते हैं। फिर है तिरुवाभरणम शोभ यात्रा। तो भगवान अयप्पा के जो यहाँ पे पवित्र ज्वेलरी है उसकी यात्रा है जिसमें इसे गर्भगृह में सजाया जाता है। फिर है दीपाराधना, एक आरती है। आभूषण सजाने के बाद यहाँ पे विशेष पूजा करी जाती है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर किस नाम से लॉन्च किया है? तो पहला इंडिजिनियस लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर, इसका नाम है स्कॉर्प। सी सही आंसर होगा। तो भारत ने अपना इंडिजिनियस लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प लॉन्च किया है। इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर में। इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने इसे डेवलप किया है। तो आप अगर रोबोट को ध्यान से देखें तो रोबोट के 4 पैर हैं और इसको यहाँ पे ये चलने में भी सक्षम है। इसके अलावा ये कोई भी इर्रेगुलर सरफेस है, सीढ़ियां हैं, ढलान है, मलबा है, सभी प्रकार के सरफेस में चल सकता है। इसमें रोबोटिक आर्म्स भी आपको देखने को मिलेगा जो वस्तुओं को ये पिक करने, लिफ्ट करने और जटिल कार्य को पूरा करने में मददगार होगा। तो ये कब काम आएगा ये रोबोट? तो जहां पे सीमावर्ती इलाके, जहां पे इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता, ये वहां पे दुर्गम इलाकों में पहुंच सकता है और बहुत सारे डेंजरस ऑपरेशन को भी कंक्लूड कर सकता है। कहीं पे अगर भूकंप आ रहा है, कहीं पे अगर फायर हो रहा है, कहीं पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहा है, तो बचाव कार्य में भी मददगार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो वापस से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार आया है और भारत 80 प्लेस पे पहुंच चुका है। तो हेनले पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो लंदन में एक वैश्विक नागरिकता और रेसिडेंसी सलाहकार कंपनी है। तो 277 2026 के संस्करण में इसमें यहाँ पर बहुत सारे देश और क्षेत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं और यहाँ पे भारत को वैश्विक स्तर पर 80 नंबर का स्थान मिला है। भारत के जो पासपोर्ट धारक है वो 55 प्लेस पर जा सकते हैं वीजा फ्री, उनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। दुनिया का सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट वो सिंगापुर का है। दूसरे नंबर पे जापान, साउथ कोरिया, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का है और 4th नंबर पे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, ये सभी देश हैं। फिर हंगरी, पुर्तगाल, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ये 6th नंबर पे है। ठीक है, हम बात करें तो सबसे जो कमजोर पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान का, 101 नंबर है। सीरिया 100,
99 नंबर पे इराक, 98 नंबर पे पाकिस्तान यमन का है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आज है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को हम मनाते हैं सेना दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2026 में 78 नंबर का सेना दिवस मनाया जाएगा, और जो इसका मुख्य परेड होगा जयपुर राजस्थान में होगा। तो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, 126 साल पहले। तो ये जो 1 अप्रैल को यहाँ पे स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं KM करियप्पा, यह है फील्ड मार्शल। 15 जनवरी 1949 को इंडिपेंडेंट भारत के पहले थल सेना प्रमुख बने थे, और ब्रिटिश कमांडर सर फ्रांसिस रॉय बूचर से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों आपने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब बारी यहां पे RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बाबा आधव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 35 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी दी है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में लॉन्च की गई अजीत नवराज हंस की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया? तो जो आप और हम दोनों यूज करें, यूट्यूब के CEO नील मोहन। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? थाईलैंड में। मुल्लामपुर के किस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक नया स्टैंड बना है? तो महाराजा यदविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। शिवराज पाटिल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। नेक्स्ट आइए बात करेंगे हम, महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत प्लांटों को कितने % बायोमास चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य कर दिया है? तो 5 से 7%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया है? तो 125 परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो यहां पे लद्दाख में किया है। लोकसभा में पेश किया गया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मेन उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को काम के बाद आराम देना। दोस्तों कल था 14 जनवरी, और 14 जनवरी को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपने पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन। केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य कौन सा है? तो ये अरलम है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है IIT किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, एलिसा हिली किस देश की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। 5वां त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? हर साल मुंबई में होता है। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के KK रेंज अहिल्यानगर में किया है? तो MP-ATGM। मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार मिला है। असम डॉन बास्को यूनिवर्सिटी का कौन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? लचित 1 लॉन्च करेगा। हाल ही में जेहनपोरा में बौद्ध स्तूप और बस्तियों का पता लगाया गया, यह किस राज्य UT में है? तो जेहनपोरा जम्मू कश्मीर में है। साझा शक्ति अभ्यास कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो डिगी हिल्स रेंज पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 4 रिकॉर्ड बनाए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच में एक हाई लेवल वार्ता कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई? गांधीनगर गुजरात में। महिला प्रीमियर लीग 2026 में हैट्रिक लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नंदिनी शर्मा। दोस्तों ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कब सम्मिलित किया गया? तो 9th अनुसूची में 1951 में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आता है? तो यह संवर्ती सूची में आता है। राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है आर्थिक योजना पे संबंधित बदलाव करने के लिए। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है
तो ये आपराधिक मामले पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। आज का सवाल है, मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस पर्सनालिटी की है। दोस्तों, आप सभी को स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। आज की जो पीडीएफ है यहां पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज पर डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, 12 महीने का मंथली टेस्ट मिलेगा। ई बुक्स में जाएंगे तो टॉपिक वाइज मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक, हाफ ईयरली बुक, टॉपिक वाइज जीके की बुक मिलेगी। और प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस कॉम्बो पैक्स मिलेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के 12 महीने का करंट अफेयर, और आपको इसके साथ मिलेगा यहां पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही जुड़िए। न्यू ईयर 900 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है। कोर्स की वैधता 3 वर्ष की है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। 12 महीने का आपको मंथली टेस्ट मिलेगा। 12 महीने की आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक्स मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्रीमियम कोर्सेस में जाके यहां पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पर जुड़ सकते हैं। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, हिंदी मीडियम 2025 इंग्लिश मीडियम की बुक प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली बुक्स है आपके लिए और मंथली बुक्स है। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके करंट अफेयर है। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारी स्टैटिक जीके की बुक्स हैं जो आप हमारे ई बुक सेक्शन में ही प्राप्त करेंगे। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा जीएस जीके ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सभी बुक्स मिल जाएंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यहाँ पे बताइएगा। कमेंट बॉक्स पे अपना रिप्लाई दीजिए, कैसा लगा आपको लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।